अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करना चाहिए अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो एनर्जेटिक रहे और पॉजिटिव रहे। तो आज का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ कि जनाब किसी भी शख्स के साथ जब आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी सोच के साथ मिलते हैं, अच्छा बर्ताव और अच्छा रवैया रखते हैं, अच्छे लहजे में गुफ्तगू करते हैं, तो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ मिलने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ किसी के साथ अच्छा रवैया ना रखा जाए, अच्छा बर्ताव ना रखा जाए, अच्छे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल ना किए जाएं, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। बहुत सारी हम देख रहे होते हैं कि चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरों के एहसासात का ख्याल रखें, तल्ख बातों, तल्ख यादों को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में, और किसी के दिल को ठेस पहुँचाने से गुरेज करें। हमेशा अच्छी बात मुँह से निकालें, अच्छी सोच रखें। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी बात कहेंगे, अच्छी तरीके से लोगों से मिलेंगे, तो आपके साथ भी जिंदगी में आगे जाके अच्छा ही होगा। हम अक्सर देख रहे होते हैं ना कि हम अपनी गुफ्तगू में, अपनी हरकत में बहुत सी ऐसी चीज़ें जाने अनजाने में कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, कोई परेशान हो जाता है। तो हमें चाहिए हम ये कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे, कोई नाराज़ हो, कोई आपकी वजह से डिप्रेशन में चला जाए, स्ट्रेस में चला जाए। तो माहौल को थोड़ा सा ना वो खुद ही अपने अतराफ लाइट रखने की कोशिश किया करें, स्माइल किया करें, एनर्जी फैलाया करें। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो फवाद मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले कल का मैच हुआ, आज भी मैच होना है, बड़े एक्साइटिंग मैचेस हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, अभी इसको देखते हुए क्या लग रहा है? कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी सबसे आखिर में मौजूद है, और मुझे पीएसएल का पहला सीजन याद आ गया कि पीएसएल के फर्स्ट सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट में थी, तो बड़ा जो है ना वो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने फिर एंड में जो है ना वो कम बैक किया था। तो इस वक्त कैसे देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल को? मुल्तान सुल्तान पहली दफा पहले नंबर पर पहुंच गई है। देखिए, मुल्तान तो बहुत सुकून से हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, बट परेशानी जो इस वक्त है वो सबसे ज़्यादा कोयटा को है, फिर इस्लामाबाद को है, इवन लाहौर को भी है। और इन तीनों टीमों ने अपने आखिरी मैचेस जीतने हैं। अगर आखिरी मैचेस नहीं जीतेंगे तो ये बाहर होते चले जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो हारते हैं तो फिर उन्हें दूसरी टीमों के मैचेस का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब आने वाले दिनों में आज के मैच के बाद कहीं बाहर तो नहीं होगी पेशावर, लेकिन आने वाले मैचेस में जो टीम हारती जाएगी और वो टूर्नामेंट से बाहर होती जाएगी। तो अब आखिरी मराहल चल रहे हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ है कि एक टीम के अलावा कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसने क्वालिफाई नहीं किया, तो इस वजह से बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस देखने में नजर आएंगे। अच्छा, तो लाहौर कलंदर्स के अगले मरहले में जाने की उम्मीद है, क्योंकि उनके अभी 8 पॉइंट्स है फवाद साहब, और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उनका एक मैच भी बाकी है, अभी संडे को वो मैच होना है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, उम्मीद तो यही है। लाहौर कल मुझे लगता है कि कराची ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आया था। अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने टीम चेंज की और जिस तरह से उन्होंने बेन डंक को, और जो उन्हें पता था कि लाहौर के उनको बेन डंक के कौन से एरियाज़ हैं जहां जो स्ट्रेंथ है उनकी, जहां उन्हें बॉल नहीं करना है, वो उसी तैयारी से आए। उन्होंने उन जगहों पे बॉल नहीं की और बहुत जल्दी लाहौर को आउट कर लिया। आउट नहीं किया मतलब रिस्ट्रिक्ट किया 150 रन पे। सो वहीं से वो काफ़ी हद तक मैच जीत गए थे। तो ऑल्दो लाहौर ने बाद में बॉलिंग बुरी नहीं की है, जिस फॉर्म में दोनों ओपनर से, उसके बावजूद 17वें 18वें ओवर तक मैच का जाना, तो बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर को अपनी फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा। कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए। आप चांसेस इस लेवल पे किसी भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं दे सकते, और अगर चांस अगर मिल जाता तो फिर वो नहीं छोड़ते। अच्छा फवाद मुस्तफा साहब, पेशावर के लिए जो आज मैच होने जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है? आपने कहा कि मुल्तान सुल्तान है सेफ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे प्ले ऑफ्स भी हैं, और फिर उनको आप कहाँ पे देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को पेशावर ज़ल्मी की? देखिए, पेशावर ज़ल्मी अगर आज का मैच जीत जाता है तो
उसके लिए एक चांस हो गया है, बिकॉज फिर कराची रह जाएगा कि जो क्वालिफायर्स के लिए फर्स्ट और सेकंड टीम का मैच होता है, तो वो उसके नंबर 2 पोजीशन पे अगर आ जाता है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर वो नहीं जीतता है और फिर कोयटा अपना मैच जीत जाता है और इस्लामाबाद भी जीत जाता है और लाहौर भी जीत जाता है, तो फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। तो अगर आज वो जीत जाता है तो उसकी पोजीशन कंफर्म हो जाती है। सो कोशिश यही करनी चाहिए। अच्छा फवाद साहब, वेरी क्विकली जी, अच्छा मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि अब ये कह दिया गया कि कोरोना की वजह से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, कराची में मैचेस में शायकीन को लाने से मना कर दिया गया कि वो मैचेस देखने नहीं जा सकते। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके कराची में मैचेस ना हो, दीगर मुल्तान में या लाहौर में मैचेस करवा लिए जाएं ताकि वहां पर लोग इंजॉय कर सके मैचेस को? देखिए, ये पॉसिबल है नहीं। उसकी वजह ये है कि सारा टीमें अब यहाँ पर मौजूद हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और अब मैचेस बचे ही कितने हैं। अब आज एक मैच है और 2 मैचेस और हैं, 2 दिन और होना है। सॉरी, 2 मैचेस कराची के हैं और फिर आपका एक क्वालिफाइंग राउंड का मैच है फाइनल का। तो ये अब मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है नहीं। अब यहीं पर होगा और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कामयाबी से PSL हो जाए, बिकॉज बाकी सारी चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए। लोगों की सेहत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो सुकून के साथ PSL हो जाए, यही हमारी बहुत कामयाबी है कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं और एक अच्छे तरीके से हुआ। अब आने वाली, मुझे नहीं लगता कोई भी फॉरेन टीम आपको मना कर सकती। जिस तरह से प्लेयर, कल भी मैं किसी एक टीम के मैनेजर के साथ बैठा हुआ था, तो बता रहे थे किस तरह से फॉरेन प्लेयर्स ने एंजॉय किया है, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी सक्सेस है। अल्लाह ताला खैरियत से सारा करा दे PSL। बिल्कुल ऐसे ही, तो एटलीस्ट PSL का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायकीन को भी ये बात ज़रूर समझनी है कि क्योंकि अभी इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना, और वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, दुनिया भर में इस वक्त फैलता जा रहा है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज भी। मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, तज़किया दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, और जनाब अब हम बात करेंगे कि हम रोजमर्रा रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। अब जब हम आपसे एक बात कहेंगे तो आप कहेंगे हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? जनाब, जो आप जेब में पर्स रखते हैं, जो वॉलेट्स रखते हैं, खास तौर पर मर्द हजरात, उसकी वजह से उनके जो जिस्म का बैलेंस है वो आउट हो जाता है, और उस आउट होने की वजह से उनके जिस्म में दर्द रहता है, जैसे कि उनके पाँव में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। तो इसके क्योंकि कार्ड्स मौजूद होते हैं आपके वॉलेट में, ATM कार्ड्स होते हैं, बिल्स वगैरह होते हैं, तो वो हैवी होते हैं और सख्त होते हैं, जिसकी वजह से जब आप इसको पैंट में टक इन कर लेते हैं तो आपको उस वक्त तो महसूस नहीं होता, लेकिन ये आपकी कमर के मोहरों को मुतासर करता है। तो इसी पर बात करेंगे कि कैसा होता है, और जोड़ों और हड्डियों के जो बढ़ते हुए अमराज हैं, क्या यही वजह है उसकी या और भी दीगर मसाइल हैं? बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आमिर सईद साहब मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट रेमेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो आमिर सईद साहब। तो सबसे पहले, ये जो जेब में पर्स रख लेते हैं, ये कितना खतरनाक होता है और ये किस तरह ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया इस काम के लिए। वालेकुम सलाम। पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो वॉलेट रखने वाला है ना हैबिट, ये पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर मर्दों में ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनली फ़ीमेल भी इसको उतना ही ज़्यादा यूज़ करती हैं जितना मर्द करते हैं। तो वॉलेट रखना बेसिकली एज सच इस डिपेंड करता है कितने साइज़ का वॉलेट आप पॉकेट के अंदर रखते हैं। अगर स्मॉल साइज़ का है तो उसका इम्पैक्ट जो आपके मसल्स के ऊपर है वो थोड़ा कम होता है। असल में ये करता क्या है, करता ये है कि अगर आप हैबिट में है बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव के, जिस तरह मर्द हज़रात होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ वॉलेट अपनी जेब में हर वक्त रखते हैं, तो उसमें होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इतना ज़्यादा प्रेशर आपके एक मसल के ऊपर क्रिएट करता है या बिल्ड करता है कि वो मसल जो है नीचे से गुजरने वाली एक बहुत बड़ी नस, जिसको हम शैटिक नर्व कहते हैं, ये नस निकलती है मोरों के सबसे निचले वाले हिस्सों से, उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अगर आप इसी कंडीशन के अंदर काफ़ी देर तक रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी टांग सुन्न होती महसूस होती है, या बटक्स का एरिया जिसको हम झुकने कहते हैं पंजाबी में, वहाँ पे भी आपको हल्की हल्की जलन या दर्द आनी शुरू हो जाती है। ये उसकी पहली इंडिकेशन है। अगर आप इस हैबिट के अंदर मुसलसल रहेंगे तो ये एक परमानेंट आपका या एक मसला भी बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए।
अब ये करता क्या करता ये है कि आप अगर आम तौर पे बगैर वॉलेट के बैठेंगे तो आपकी बॉडी का पोस्चर बड़ा बैलेंस होता है, लेकिन अगर एक साइड पे अगर वॉलेट रख लेंगे तो आपकी हिप्स जो है, हमारी बोन्स जो है, उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इससे ना सिर्फ इफेक्ट हिप्स को हो रहा होता है बल्कि जो ऊपर पूरी बैकबोन पड़ी है उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको बहुत अरसे तक यूज़ करें, ख़ास तौर पे ऑफिसेज़ में अगर आप सुबह से शाम तक बैठते हैं और आप ये वॉलेट जेब में कैरी करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस लेके आता है जिसकी वजह से बैक तो डॉक्टर आमिर साहब, ये जो शैटिक पेन की आप बात कर रहे हैं, इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है? बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत कॉमनली होता है, तो इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है फिर? अच्छा, इसको पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि शैटिक जो पेन है ना, या शैटिका जिसको हम कहते हैं, ये आमत है, ये डिजीज़ नहीं है। जी जी। डिजीज़ असल में वो है जो इसको कॉज कर रही है। उसमें से एक हमने डिस्कस कर ली, जिस तरह वॉलेट सिंड्रोम हम कहते हैं कि वॉलेट शैटिका, इसका और भी नाम है। पहले इसको क्रेडिट कार्ड शैटिका भी कहते हैं। पिछले 15-20 साल से यूरोप के अंदर एक हैबिट है कि फ़ीमेल क्योंकि बहुत टाइट जीन्स पहनती हैं तो वो वॉलेट अपनी बैक पॉकेट के अंदर रख लेती हैं। अब इसका नाम सेलुलर फ़ोन शैटिका भी आ गया। ठीक है। अब इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है आपकी बैकबोन से, जहाँ से नीचे वाले मोरों से शैटिक नर्व निकल रही होती है। अब इसकी आप पहले रूट कॉज तलाश करेंगे, फिर इसका हल देखेंगे। इसका होता है कि अगर आपको सडन ऑनसेट, हम कहते हैं कि अचानक से किसी को हुआ, किसी इंजरी की वजह से हो गया, किसी ने वेट उठाया, किसी ने ऐसा कोई पोस्चर लिया कि आपको शदीद एक दर्द की लहर उठी, होता यह है कि आपकी जो आखिर वाले मोरे हैं उनके दरमियान डिस्क चल रही होती हैं, डिस्क पड़ी होती हैं, अल्लाह ने कुशन रखे हैं ताकि मोरे एक दूसरे से रगड़ ना खाएं। वो डिस्क स्लिप कर जाती है टेम्परेरली, उसकी वजह से पीछे नसें पड़ी होती हैं, नर्व्स जिनको हम कहते हैं, वो प्रेस होती है और एक दर्द की शदीद लहर उठती है जो आपकी पूरी टांग में जाती है। अगर तो ये सिचुएशन है तो इसमें आपने रेस्ट आमिर करना साहब, ये किसी भी एज में हो सकती है या इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप भी है? हाँ, किसी भी एज को हो सकता है? एक्यूट जिसको हम कहते हैं ना कि अचानक से हो जाना, वो तो किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक जिसको हम कहते हैं उसकी आमतौर पे जो अलामात नज़र आती हैं वो आपको एक ख़ास एज के बाद नज़र आती हैं। जिस तरह मर्दों में 40-50 साल के करीब जाके, ख़वातीन में थोड़ा सा ऐसे जल्दी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। बॉडी वेट आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके मोरों के ऊपर, आपकी बैकबोन या स्पाइन के ऊपर, और वही आहिस्ता आहिस्ता जब डिस्क जो पड़ी हैं वो जब ड्राई होने शुरू होती हैं तो वो स्लिप करना शुरू कर देती हैं आपके मोरों से। इसलिए ओल्ड एज होगी उसमें आपके साथ साथ मोरे जो हैं थोड़े से रफ़ हो रहे होते हैं उम्र के साथ भी, उसको भी बहुत ज़रूरी है हमें देखना। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, अब आपने बात की कि इसको बचाया कैसे जाए, बचाया तो इस तरह जाएगा कि शुरू से हम एक हैबिट डेवलप करें कि इसकी जो काज है उसके बारे में अवेयरनेस दें लोगों को, फिर उस हिसाब से लोग अपने लाइफस्टाइल थोड़े से बेहतर करें। जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ओवरवेट होने का है कि उनको यंग एज से स्कूल कॉलेजेस के अंदर से उनको एक्टिविटी का एक ऐसा पैटर्न दिया जाए वो जो लाइफ में किसी ना किसी हद तक मेंटेन करें, ताकि ये बैक की दर्द, क्योंकि फीमेल के अंदर ये बहुत कॉमन है। अब इसको आप कह रहे हैं, इसके इलाज हम सजेस्ट करते हैं कॉस्ट की बुनियाद पे। अगर तो ये आ रही है स्लिप डिस्क से, स्लिप डिस्क के साथ आम तौर पे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज का एक ख़ास पैटर्न जिसमें फिजियोथेरापिस्ट रोल प्ले करता है, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट होता है जो रिफ्लेक्सेस करते हैं, आप खुद से थोड़ी एफर्ट करते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आपकी दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है। मसलन पोस्चर नीचे झुक के बगैर उसके गोडों को नीचे प्रेस किए या नीचे नील डाउन किए आप चीज़ें उठाना शुरू कर दें, वज़न उठाएं, इस रूटीन में बड़े अरसे तक रहें। आप ओवरवेट होने के बावजूद सीढ़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऊपर नीचे आप करें। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में अगर आपका वेट है तो बहुत ज़्यादा चलें। ये ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे लोग समझते हैं शायद इससे कुछ नहीं होएगा, लेकिन यह है कि अब उम्र का आप अगर अच्छा डॉक्टर आमिर, ये जो शैटिका पेन के लिए जो पेन किलर्स दे रहे होते हैं लोग, मुख्तलिफ तरह के बाम्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो उससे फ़र्क पड़ता है जिस्म के ऊपर? डेफिनेटली पेन को तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पेन उसकी जो बुनियादी वजह उसको नहीं ट्रीट करेगी। ये पेन किलर्स हैं, ये टेम्परेरली, इनका मकसद ये होता है कि आपको पेन रिलीफ दिया जाए और आपको साथ एक एक्सरसाइज का पैटर्न दिया जाए कि आप ये एक्सरसाइज करेंगी तो उसके बाद आप की दर्द जो है ना वो जल्दी ठीक हो सकती है। पेन किलर्स का रोल इतना ही है सिर्फ कि आपकी दर्द ठीक हो जाए, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। फ्यूचर के लिए ये है कि आप वो सारी एक्सरसाइज रूटीन में भी करती रहें जो आपको इस वक्त सजेस्ट की गई, क्योंकि बहरहाल ये सारी बेनिफिशियल हैं फ्यूचर के लिए भी कि ये डिस्क को स्लिप होने से बचाती हैं। ठीक है,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जेब में पर्स रखना जो है वो और मर्द हजरात दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे आपके बॉडी का बैलेंस आउट होता है जब आप बैठते हैं। और ये हम बहुत सारी गलतियां आम रूटीन में कर रहे होते हैं, हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन फिर जब हम कंप्लेंट्स करते हैं कि जनाब सेहत ख़राब हो रही है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उससे बचना जो है वो हमारे अपने हाथ में मौजूद है। तो एक छोटी सी चीज़ आज हम आपके सामने लेकर आए ताकि आप भी इस चीज़ से बच सकें और इसको अवॉइड करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि इस कमर तोड़ महंगाई में हम देख रहे हैं कि कौमी ज़राई तहकीकात मरकज़ ने किचन गार्डनिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया गया है। वजह इसकी ये है कि जो लो प्राइसेस हैं उस पर सब्जियां उगाई जाएं और सब्जियों को बेचने का भी मशवरा मिलेगा और साथ साथ आप अपने घर में जो है वो प्योर वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है आपके लिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम अब पाकिस्तान में हो रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि कम जगह इस्तेमाल करते हुए कैसे आप मुख्तलिफ सब्जियां लगा सकते हैं, कौन से किस्म के बीज किस मौसम में लगाए जाएं। तो ये पूरी एक साइंस है जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ताज नसीब खान साहब, उनको वेलकम करेंगे शो में। आप डायरेक्टर रिसर्च हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, NRC से आपका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो डॉक्टर ताज साहब। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ज़राई तहकीकात जो की जा रही है और ये जो सेंटर में काम हो रहा है किचन गार्डनिंग के हवाले से, अब तक कहाँ पे पहुंचा है, कितना काम हो चुका है और किस तरह से जो है ना वो किचन गार्डनिंग का आगाज लोग कर सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने हमें दावत दी और ये एक अच्छा सोर्स है कि हम लोगों में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकें। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है कई सालों से किचन गार्डनिंग के ऊपर काम कर रहा है और हालिया जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है इसको हम पायलट करने जा रहे हैं PRC में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज़ में, और हमारी ख्वाहिश है कि ये आगे भी इसी मॉडल को हम रेप्लिकेट करेंगे। तो इसमें हमने इस वक्त जो स्टार्ट लिया है वो समर वेजिटेबल से है और इसमें तमाम समर की जो गर्मियों की मौसम गर्मा की सब्जियात हैं, जिसमें कद्दू ख़ानदान की सब्जियात हैं और मिर्च, करेला, बैंगन और इस तरह की बहुत सारी दीगर सब्जियात जो हैं, उनकी सेहतमंद पनीरियाँ जो हैं हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में तैयार कर रहे हैं और लोगों को ये हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो यहाँ से आएँ और पनीरियाँ लेके जाएँ। और इसके साथ साथ घरों में हमने रूफ टॉप गार्डनिंग का मॉडल जो है इंट्रोड्यूस करवाया है और फ्रंट और बैक यार्ड पे अगर किसी के पास स्पेस अवेलेबल है अलोंग दी साउदर्न फेस जो वॉल्स हैं उस पे उनके मॉडल हमने मुतारफ़ कराए हैं। तो करंटली जो हम कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव है उसमें हम काफ़ी सारे घरों को जैसे 200 घर जो है कमिश्नर ऑफिस टेकअप कर रहा है, उनको बैकअप जो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर दे रहा है। और इसमें जो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और पहली फेज में क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे कि किस तरह से कर सकते हैं? जी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का सिलसिला हमारा एक रेगुलर एक्टिविटी है और जितने भी लोग इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं उनको हम साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से घरों में आपने सब्जियां लगानी है और इनको सीड को उगाना कैसे है, और अगर लो टेम्परेचर हो तो फिर सीड को उगाने का क्या तरीका है, ताकि हम चाहते हैं कि लोग जो हैं हर तरीके से उनको अवेयरनेस हो कि हमने सबसे पहले तो सब्ज़ी को उगाना कैसे है और उसके लिए जो आपने मीडिया तैयार करना है जिसमें मिट्टी है, फार्म यार्ड मैन्योर है या पत्तों की खाद है, उनको किस तरीके से वेल डिकम्पोज करके आपने यूज़ करना है ताकि आपको जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। तो इसमें ट्रेनिंग का सिलसिला जो है साइड बाय साइड हमारा जारी है।
सही, तो बीज वगैरह भी दिया जाएगा और फिर क्या क्या उगाया जा सकता है? ये कितना फायदेमंद काम है लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि प्योर वेजीज के लिए लोग परेशान हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है, तो बीज की क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत होती है किसी भी, और ज़मीन की तैयारी, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी और ये कितना प्रोडक्टिव हो सकता है आगे? जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि आपने देखा कि कमर्शियली ग्रोन वेजिटेबल जो फार्मर साइड से आ रही हैं, उसमें एक ट्रेंड है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कीड़ों को बचाने के लिए ज़ारपाशी की जाती है, जिनके ट्रेसेस जो हैं वो सब्जियात में पाए जाते हैं। तो ये किचन गार्डनिंग का जो मशगला है एक बड़ी अच्छी हॉबी भी है। इसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने ये जो सब्जियां उगानी हैं, इसका जो कीड़ों की रोकथाम है वो आपने ऑर्गेनिक मीन से करनी है। इसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट हम बता रहे हैं कि उनके एक्सट्रैक्ट आप स्प्रे करें, और कुछ फूल हैं जैसे गेंदा है, इस तरह के और भी इंसेक्ट रिपेलेंट जो प्लांट्स हैं वो भी हम साथ साथ उनको बता रहे हैं, ताकि कीड़ों की जो है ना नामियाती कंट्रोल, उसकी तरफ हम लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सब्जियात की पोजीशन है वो 60 से 80 ग्राम पर कैप्टा या डेली की रिक्वायरमेंट जो कर रहे हैं वो अंडर न्यूट्रिशन है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट इज़ फ्रॉम 300 टू 380 ग्राम, यानी कि इतनी सब्जी की डेली की आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारी जो कम्युनिटी है वो अंडर न्यूट्रिशन है। तो इसको हमने ये जो शुरू किया है कि देखें हमारे पास अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है रूट टॉप पे और फ्रंट और बैक यार्ड पे, तो लोगों को इस साइड पे हम राग़ब कर रहे हैं कि आप घरों में अपनी सब्जियात उगाएं। आपका जो किचन वेस्ट है उसको आपने खाद में कन्वर्ट करना है। गमले वगैरह लगाए जाते हैं या छत के ऊपर मिट्टी डाल के काम किया जाता है, कैसे जो है ना वो रूफ टॉप पे लोग गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आपने इंट्रोड्यूस किया है, किस तरह से? इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हमने लोगों को हमने बताए हैं, जिसमें यह है कि एक तो वेस्ट मटेरियल है, जैसे जो हैं हमारे पैकिंग मटेरियल के डिब्बे हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से दस्तयाब हैं, जो वैक्सीन बाहर से आ रही है, उनके खाली डिब्बे जो हैं वो थर्मोपोल के हैं और वो छतों पे रखे जा सकते हैं, लाइट वेट हैं, और इसमें जो मीडिया इनसाइड होता है वो चूँकि हमने ऑर्गेनिक पत्तों की खाद इस्तेमाल करनी होती है और मिट्टी का पोर्शन कम होता है। ये आइडिया इस तरह है कि जो गमला या कोई डिब्बा या कोई थर्मोपोल का डिब्बा आप ले लें, उसके नीचे पेंदे में सुराख करें ताकि एक्सेस वाटर जो है वो वहाँ से प्रॉपरली ड्रेन हो सके, और उसमें इनसाइड जो हम मिट्टी की जगह जो अमेज़ा बना के डालते हैं, जिसमें पत्तों की खाद है, गोबर की गली सड़ी खाद है, रेत का एक पोर्शन है, और 1/4 जो है उसमें मिट्टी मिक्स करके वो मीडिया तैयार किया जाता है। अमेज़ा जो है उसको जब फिलअप करके आप छतों पे रखते हैं या गमलों में डालते हैं, उसका बैकग्राउंड ये है कि हमने जो लिमिटेड मीडिया हमने दिया है, वहाँ पे पौधे की सारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है पूरी हो सकें और उसकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो जाए। अगर गमलों में सिंपल मिट्टी डाल के हम ये सब्जियात लगाएंगे तो उसमें ये होगा कि उसकी प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगी। तो ये है और आइडिया, तो जो आप कह रहे हैं कि ये जो मिक्सचर सा दिया जा रहा है जिसमें खाद, मिट्टी और पत्तों की खाद मौजूद है, तो ये जो चीज है, ये जो मिक्सचर है, ये एक्सपेंसिव है? या जैसे मिट्टी तो हम देखते हैं कि उसमें कोई कॉस्ट नहीं आती, उसमें लोग पौधे लगा देते हैं, बीज मिल जाते हैं, तो ये कॉस्टली होगी ये, या इसमें लोग किस हद तक बचत कर सकते हैं? बजट फ्रेंडली कितना है ये सारा कॉन्सेप्ट? देखिए जी, बचत इसमें कॉस्टली बिल्कुल नहीं है। इसमें हमने जो घरेलू किचन वेस्ट है आपका, जिसमें एग शेल्स हैं, सब्जियात की जो छिलके हैं और इसके साथ साथ फलों के छिलके हैं, और आपके लॉन में जो सूखी घास है या सूखे पत्ते हैं, इनको मिक्स करके आप गड्ढा खोद के इनको वहाँ पे आप मिक्स करके डालेंगे और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डालेंगे। उसके बाद इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है, और ये जो चीज़ें हैं इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी इस तरह स्टार्ट होती है। जो सब्ज़ पत्ते होते हैं, जो वेस्ट होता है, किचन वेस्ट जो है, उसमें वो एक नाइट्रोजनस सोर्स है, और उसमें ये होता है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो आपको उस ग्रीन पत्ते और सूखे जब मिल के आप उनको दबाते हैं, करते हैं ज़मीन में, तो उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है जो कि डिकम्पोज कर देती है इसको सिंपलेस्ट और जो है ना कंपाउंड में
सिंपलेस्ट एलिमेंट्स में इसको कर देती है और वो खाद जो है वो फिर तैयार हो जाती है। तो आप अपनी ही नामियाती खाद घर में बना सकते हैं और ये हम लोगों को मुख्तलिफ तरबियती कोर्स जो हैं हमारे उनमें उनको बताते भी हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग्स भी देते हैं और उनसे फील्ड में ये काम करवाते हैं ताकि वो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और अपने लिए सेहतमंद सब्जियात जो हैं वो उगाएं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डॉक्टर ताज साहब और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से। तो जो लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा प्योर वेजीज चाहते हैं, जिनके पास जगह भी है, गार्डन्स मौजूद हैं, छतें खाली हैं, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, प्योर चीज़ आपको मिल रही है। डॉक्टर ताज साहब, इसमें मजीद भी काम हो रहा है, आपने हमें इस हवाले से गुफ्तगू की, आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं जनाब और मुल्क की मईशत पे बात करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ देखा कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। अगर अभी आज की इस वक्त की सूरत हाल पे बात की जाए तो जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। 100 इंडेक्स 1600 पॉइंट्स जो है वो गिर चुका है और साथ साथ इस हफ्ते में ट्रेडिंग तीसरी बार मुअत्तल की गई है। 4.7% है जो कि इस वक्त मार्केट गिरावट का शिकार रही। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस वक्त नज़र आ रही है। क्या मामलात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या सूरत हाल है? बार बार कहा जाता है कि जनाब आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन क्या जो इस वक्त पूरी दुनिया में सिनेरियो मौजूद है, जो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की सूरत हाल है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी है? कब तक रहेगा? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मिर्ज़ा इख्तियार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, फाइन, थैंक यू जी, वेलकम टू कराची। सबसे थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बड़ी तशवीश हो रही है इस वक्त जब मैं खबर देख रही हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मुअत्तल हो गई है। इसके असरात क्या होते हैं? ये किस हद तक खतरनाक है, सेफ है? क्या जो है ना वो इसका इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल? लेकिन पहले में स्टॉक एक्सचेंज जो मेरे नज़दीक छोटी बात है, जी, जी। क्योंकि हम जब ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं और पाकिस्तान की मायशत और आने वाले वक्त के जो चैलेंजेस वो बड़े गंभीर हैं और उसका नुकसानात का अंदाज़ा नहीं लगाया सकते, इतने ज़्यादा हैं। स्टॉक एक्सचेंज में यह है कि सरमाकारों के पैसे होते हैं और जब मार्केट क्रैश होती है, टूटती है जैसे 1600 पॉइंट, तो उसके ऊपर एक ब्रेकर लगा दिया जाता है कि मार्केट सस्पेंड कर देते हैं इस खौफ से कि मजीद नहीं टूटे। ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा खोलते हैं, फिर अगर वो मार्केट स्लाइड हो रही होती है तो फिर ब्रेकर लगा के उसको रोक दिया था। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में इतने ज़्यादा नहीं, 3-4 बारी ऐसा हुआ है कि जब ब्रेकर्स लगे हैं और लोअर हद छूने की, लोअर लॉक की 3 दफा हो इस चुका बार उसी पे मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा तशवीश मुझे इसी बिल्कुल बात आप पे हो सही रही कह है। रही हैं, यही मैं उसी बात पे आ रहा था कि लेकिन इस बार मुसलसल एक दिन छोड़ के 3 बार हुआ है। तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। हजारों लोगों के अरबों रुपए धुल गए हैं। Exactly. लोगों जो छोटे सरमायाकार होते हैं, जो मुख्तलिफ चिप्स में अपनी सरमायाकारी करते हैं, आलमी कसाद बाजारी की मंदी की वजह से, इंटरनेशनल जो कोरोना वायरस है उसके इम्पैक्ट की वजह से डो जोन्स ने की, मैं आपको एक फिगर लाया हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉसेस को हमने कैटेगराइज करा है। एयरलाइन का लॉस $30 बिलियन अब तक हो चुका है, यानी एयरलाइन 20 एयरलाइन ग्राउंड हो चुकी हैं, वो सही नहीं टेक ऑफ कर रहे हैं। टूरिज्म में 49 बिलियन का, बहुत सारे मुल्क हैं जो चल ही रहे थे टूरिज्म पे, मालदीव है, शीशल्स है, तुर्की है, मलेशिया है और मोरक्को है, इंडोनेशिया, बाली है उसका शहर। यहाँ पे लोग नहीं है, होटल खाली पड़े हुए हैं, एयरलाइन नहीं जा रही, खाली पड़ी हुई है। तो उसका अभी तक 49 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब आ जाइए बिजनेस में, जो आप बात करते हैं, बिजनेस में हम 2 तरह के नुकसान आते हैं। एक ट्रेड, तिजारत से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक सनत से जो पैदावार करता है। ट्रेड से हमें 77 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है, खरब रुपए। और इंडस्ट्री से 174 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में 6 दिन में, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, $6 ट्रिलियन, $6 खरब जो है ये नुकसान हुआ है। अब आप उससे देखिए, ऑयल जो है वो 30% क्रैश हुआ है, $30 के अंदर आ गया है।
1998 में $18 पर बैरल था। उसके बाद ये पीक इसकी हुई थी $145 पर बैरल पीपीपी की हुकूमत में 2008 में, और आज 145 से हमारा $28 पे आ गया है। ऑयल के तमाम शेयर तबाह बर्बाद हो गए, पीपीएल, ओजीडीएसएल, वो तो स्टॉक को छूने के लिए तैयार नहीं है। ऑयल के शेयर को फेंक रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑयल की मजीद, क्योंकि ऑयल की डिमांड खत्म हो गई, एयरलाइन चल नहीं रही है जो ऑयल कंज्यूम करती थी, सनती पैदावार खत्म हो गई है, तो फर्नेस ऑयल, ये सब चीजें उसके रिलेटेड है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आता है कि जनाब वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है, क्योंकि ट्रेडिंग बंद कर दी गई है, आमदोरफ्त कर दी गई नहीं हो रही है, बायर्स नहीं आ रहे। चले वो फैक्टर ठीक है, बट ये जो हमारी सनत है, जो हमारी इन हाउस सनत है, वो क्यों मुतासर इतनी ज्यादा हो रही है? हमारी अपनी प्रोडक्शन क्यों इफेक्ट हो गई है कि इतना लॉस हो गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सनत जो होती है वो सिर्फ लोकल प्रोडक्शन नहीं करती। हमारी जितनी सनतें, मेरे अपने मिल है, हम 20% 30% लोकल मार्केट में देते हैं, 70% एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन प्रोग्राम होते हैं। अब हम बनाते जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारी 1 मिलियन बैग डेली के बन रहे हैं, उसमें हम 20% लोकल देते थे, 80% एक्सपोर्ट होता था। अब एक्सपोर्ट जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, हमारे पूरे पैसे उसमें लग गए हैं। अब आज मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो ये सब साइकिल है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बतलाऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ दुनिया की जो थी, अब उस लेवल पे एवरेज औसत ये कह रहे हैं 2.4% होगी, और ऑलरेडी 2.4% रिसेशन में आ जाता है, मंदी में आ जाता है, ग्लोबल मंदी, ग्लोबल रिसेशन। जब रिसेशन हो जाता है तो सब हाथ उठा लेते हैं, न टूरिज्म होता है, न सही फिर बात है, तो ये तमाम चीजें। अच्छा, उसके बाद चाइना ने अब तक एक खुशाइन बात भी इसमें है कि कंट्रोल किया, उसमें सिर्फ एक डेथ हुई है पिछले कुछ दिनों में। इटली में 1000 डेथ हो गई हैं। तो दूसरे लफ्जों में ये कहें कि लेकिन सर अभी नहीं कह सकते कि इतनी ज्यादा सर्टेनिटी आ रही है। अभी कल ये खबर थी, आज ये खबर थी कि 21 केसेस मजीद रिपोर्ट, 21 या 12 का फिगर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन फिगर जरूर है। तो ये जो सूरत हाल है, ये कब तक बेहतर हो सकती है कोरोना के इम्पैक्ट्स? देखिए, इस वक्त अगर ट्रेंड देखें तो यूरोप में इम्पैक्ट इसका बहुत तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, इटली उसका मेन मुल्क है, और उन्होंने पूरे मुल्क जो है। ठीक है, तो सर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सो वेलकम बैक इन द शो। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से हालिया दिनों में एक रिपोर्ट शेयर की गई, जिसमें इस तशवीश का इजहार किया गया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जीडीपी की जो शरह है वो 1.59% तक कम हो सकती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मिर्जा साहब, और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है बात? देखिए, पाकिस्तान की जीडीपी जो IMF से हमने एग्री की है वो 2.5% मैक्सिमम जी, और ये ऑलरेडी आधी है। जो गुज़िश्ता जब हुकूमत गई थी तो 5.3 या 5.4% थी, तो आधी है तकरीबन। इस ग्रोथ में भी अगर 1.5 कम हो जाएगी तो आपके पास 1% ग्रोथ जो है वो 1% ग्रोथ जो है वो न जॉब फराहम कर सकती है, न एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकती है, न सनतकारी का अमल हो सकता है। तो हम तो टोटल रिसेशन मंदी में चले जाएंगे। सही। और फिर ऐसे माहौल में डॉलर की कीमत में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। सर क्यों बढ़ रहा है? डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे रिजर्व निकलने शुरू हुए हैं। वो सरमायाकार जो हॉट मनी में पैसे लगा रहे थे, जब डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हुई और रुपी डेप्रिशिएट हुआ, तो इस खौफ से, और ट्रेजरी बिल के रेट भी जो हैं वो कम हुए हैं, तो उन्होंने अपने फंड्स निकालने शुरू हुए। $300 मिलियन जो है पिछले 2-3 दिन में गया है हमारे यहाँ से। तो हमारा इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी है आपकी, और मजीद अगर ये कम हो जाती है तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऑर्डर नए आ नहीं रहे, पुराने मालों का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा ताकि हम शिप कर सकें, शिपमेंटें नहीं हो रही हैं, कंटेनर नहीं जा रहे हैं, कंटेनर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चीन से यूं मुंसलिक है। ऐसा ही है। चीन की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी का 20% हिस्सा है, तो 20% तो इफेक्ट हो ही गया ना, क्योंकि चीन जीरो हो गया है कोरोना की वजह से। ना
कोई शिपमेंट्स हो रही हैं, ना ऑर्डर्स आ रहे हैं, ना रॉ मटेरियल हमारे यहाँ आ रहा है। जो चीज़ रॉ मटेरियल आता था तो फिर हम एक्सपोर्ट्स बनाते थे चीज़ें, वो रुका हुआ रॉ मटेरियल। इस वक्त बड़ी गंभीर सिचुएशन है। ये स्कूलों की सूरत हाल ये है, फीसें दें ना दें, टीचर तो मांगेंगे। तो ये एक बहुत गंभीर सिचुएशन। तो सर, ये जो कोरोना का इम्पैक्ट एक है, चीज हमें करनी चाहिए। दुनिया के बैंकों ने एक तो 126 बिलियन अपने खजानों के मुंह खोल दिए, सेंट्रल बैंक को दिया है। उसमें यूएसए ने यूके ने 39 बिलियन, इटली ने 28 बिलियन, अमेरिका ने 9 बिलियन, चाइना ने 16 बिलियन, इस तरह 126 बिलियन दिया कि मायशत को सपोर्ट करे। लेकिन हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं, हमारे तो रिजर्व पहले कम हो रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने करी है कि डिस्काउंट रेट कम किया है ताकि बैंक के लैंडिंग रेट कम हो, माली लागत कम हो। सब बैंकों ने कट करा है, फेडरल रिजर्व ने करा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है। पाकिस्तान की अब मार्च के एंड में रिव्यू है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है, उसमें पूरी उम्मीद है मुझे कि मैसिव कट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं करा अगर आपने, पूरी दुनिया पागल तो नहीं है ना, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने अपने पॉलिसी रेटों को कट किया है। तो एक तो हमें फौरी चाहिए कि हम पॉलिसी रेट को कट करें। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो ये है कि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को दें कि खुदा ना खास्ता अगर 1.5% कम हो जाती है तो हम कहाँ बढ़ा सकते हैं जीडीपी। खुदा के वास्ते पे एग्रीकल्चर को फोकस करो ज़रा ज़्यादा, जो नेग्लेक्टेड है। हमारे मुल्क की इकोनॉमी 100 अगर है तो उसमें 62% सर्विस सेक्टर है, 19% एग्रीकल्चर है, 19% सनत है। 3 चीज़ें होती हैं। सही है। ज़राअत 19% रह गई है कम होके, सनत सुकड़ के 19% रह गई। फैल क्या रहा है? सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक। हमें प्रोडक्टिव शोबे को फैलाना है जिसमें सनत है और पहले नंबर पे एग्रीकल्चर है। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये एडवाइस है कि एग्रीकल्चर में हमें बाहर नहीं देखना, हमने जो कुछ करना है लोकली करना है। मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, अभी क्या लग रहा है आपको कि कोरोना की वजह से, अभी हम चाइनीज इकोनॉमी की और पाकिस्तान का उसके ऊपर इम्पैक्ट की बात करें, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये रॉ मटेरियल, ये शिपमेंट्स, ये आपको कब कितना अरसा लग रहा है कि उसके बाद से रिज्यूम होना शुरू हो सकती हैं? देखिए, एक बात तो मैं आसान लफ्ज में आपको समझा दूं कि जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, इकोनॉमी मेल्ट डाउन होती है, सनतें बंद होती हैं, ऑर्डर खिंच जाते हैं, एक साइकिल टूट जाता है तो उसका दोबारा साइकिल बनने में महीने नहीं सालों लगते हैं। सही। लिहाजा ये सालों का प्रोसेस है। अगर हमने दिन रात मेहनत की उसके बाद, तो नॉर्मल की तो बात आप कर ही नहीं, उसे विशफुल थिंकिंग। लेकिन आप ये कर सकती हैं कि कुछ हालात अगर बेहतर हों कि ये तिजारत खोले, क्योंकि दुनिया की तिजारत मुंसलिक है एक दूसरे से। ऐसा ही है। कहीं पे भी ब्रेक लगता है तो सब चीज़ें रुक जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हो। कुछ मुल्क ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कुछ मुल्क कम अफेक्टेड होते हैं। वॉलमार्ट, के मार्ट, जेसी पेनी के जो शेल्फ हैं वो छू नहीं रहा कोई वहाँ पे आके। फोटो जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे खाली पड़े हुए हैं। अमेजॉन, उसके ऑर्डर रुकते नहीं थे और उसके ट्रक सड़कों पे माल डिलीवरी कर रहे होते थे। आज अमेजॉन में ऑर्डर नहीं है। क्या हो रहा है? फिर वॉलमार्ट, के मार्ट जैसे पेनी ने हमारे यहाँ ऑर्डर कम कर दिए क्योंकि शेल्फ खाली नहीं है अभी। तो ये एक साइकिल है और इस साइकिल में जो छोटे ममालिक हैं, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वो मारे जाते हैं। हमारे साथ बदकिस्मती है, हमारे रिजर्व ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मांग तांग के हमने कुछ सऊदिया से, कुछ यूई से, कुछ चाइना से रिजर्व अपने किए थे। अब वो तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब कोशिश बड़ी अच्छी कर रहे हैं और उन्होंने की है, जैसे कि अभी कहा कि बड़े रिजर्व जमा करने की कोशिश की, इकोनॉमी को एस्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन कुछ सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि अब लोग तो जिम्मेदार इमरान खान को ही करार देते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। उसको कहते हैं कि जो इन हालात में एक विजन के साथ हिकमत अपनी अपनाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ग्रोथ आपको कम होती नजर आ रही है, आपने खुद कहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कम से कम आप फोकस करते हैं, 5-6 महीने में क्रॉप आ जाती है। सही। आपकी कॉटन की क्रॉप जो है 13 मिलियन बेल होनी थी, इस साल 8 मिलियन बेल हुई है। सर, अभी गंदम की सूरत हाल देखना, बारिश हुई परसों खानेवाल में, ज्यादाबारी हुई है, उसमें गंदम डैमेज हो गई। तो अब ये जो चैलेंजेस आ ही जा रहे हैं और अफवात हैं, उनसे तो कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन ऐसे मौके पे ज़्यादा कंसोलिडेटेड और मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो लीडर्स को देनी है, जो पॉलिसी मेकर्स को देनी है। नहीं तो ये मुल्क जो है कहाँ जाएगा? आप देखिए ना, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है एयरलाइंस में, होटल्स में,
वो यही कहते हैं कि जी अभी नहीं है हमारे पास जॉब, जब हालात सही होंगे तो आना। वो कहाँ जाएं लोग? हम तो चला रहे हैं अपने यहाँ, हम सैलरी देते हैं ट्रेड्स एंड राइस, क्योंकि हमारी सैलरीज होती हैं करोड़ों में, हमारे बिल जो होते हैं गैस के और बिजली के होते हैं करोड़ों में। अब अगर एक बिल आ जाके उसमें ड्यू डेट लिखी नेक्स्ट वीक और उस बिल का अमाउंट है 1,75,00,000, ठीक है, तो 1,75,00,000 की तो इनकम नहीं हुई, जनरेट नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ है, माल नहीं बिका है, माल नहीं बना है, कहाँ से देंगे हम? काटेंगे क्या वो? तो ये बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है और इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए हमें। अमेरिका में, कनाडा में तो ग्रोसरी भर लिए लोगों ने घरों में। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, बेशक, लेकिन वो चीजें हमने देखी नहीं जो कभी सोच नहीं सकते कि खाने काबा में तवाफ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। लिहाजा ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन हमें मुकाबला करना अब है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए और बहुत ज्यादा जल्दी हालात के, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतना जल्दी मुमकिन नहीं होता, सालों लगते हैं, लेकिन सर्वाइवल की जंग अभी हम इस वक्त लड़ रहे हैं। ये इकॉनमी की जंग है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर इस वक्त जो है ना वो इससे इफेक्ट हो रही है, तो हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। हम यही दुआ करेंगे कि आगे जाके चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम दूसरों के बारे में गुफ्तगू करने में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने में बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है, तो ऐसा आखिरकार क्यों है? हम सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, दूसरों को असेस कर रहे होते हैं और फिर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मुशैय्यद ज़हरा काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले ये प्रोफेसर साहब, ये इस्लाम में मना किया गया है कि किसी के ऊपर उंगली ना उठाओ, किसी की किरदार कुशी ना करो। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते भी हैं तो ऐब जोई करें, राज रखें, और राज रखने की सिफत तो अल्लाह ताला की है। तो फिर हम सब ये सारी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ, वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और साथ साथ आसिफ रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल करेंगे। प्रोफेसर नासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमशा, आज आप गालिबन कराची में हैं, आप प्रोग्राम के लिए जितने मेहमान हैं सब इसी मजमून को ले रहे हैं, किरदार कुशी क्यों होती है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जिस इज़्ज़त और एहतराम का हुक्म दिया, वो हमारे अंदर बाज़ मटेरियलिस्टिक वजूहात की वजह से, बाज़ औक़ात अपने कोई माली मनफ़ियत की वजह से, और बाज़ औक़ात अपने वैसे ही आप कह लें कि बेवजह की लज्जत हासिल करने के लिए हम दूसरों की किरदार कुशी करते हैं, करैक्टर एसेसिनेशन करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को दूसरे की किरदार पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दी, और रब्बे ज़ुल जलाल ने किसी को किसी का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, किसी का मजाक ना उड़ाओ, मुमकिन है वो तुमसे बेहतर हो। फिर औरतों से कहा, ए औरतों तुम भी किसी दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाओ, मुमकिन है वो औरत तुमसे बेहतर हो। यानी इस्लाम एक ऐसा मुआशरा चाहता है जिसमें हर शख्स दूसरे को खुद से बेहतर समझे, जिसमें हर शख्स दूसरे की इज्जत करे, दूसरे का एहतराम करे, उसे मर्तबा दे, उसे मकाम दे। मगर होता क्या है कि ये जो ऐब जुई की बात आपने की कि ऐब तलाश करना किसी के, आप ये बात तो हर कोई मानेगा, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के और फिर उम्मत में औलिया सुलहा जो आला दर्जे पर पाक साफ नेक तीनत लोग हैं, आइम्मा कराम हैं, इनके अंदर और फिर बाद में जो आम आवाम है, हम जो लोग दुनिया में चलते फिरते हैं, हर शख्स में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई खामी होती है। अब वो इंसान जो हर वक्त दूसरों की खामी तलाश करने में लगा रहता है, इस शख्स को अपनी इस तबीयत पर गौर करना चाहिए। वो करता क्या है? हर इंसान में अच्छाई भी मौजूद है, बुराई भी मौजूद है। तो जो बुराई तलाश करता है, इसका मतलब ये है कि उसको बुराई पसंद है। जैसे जानवरों में कुत्ता है, जैसे कोई कौवा है,
जो मक्खी है जो गंदगी पर जाकर बैठती है, आप जब दूसरे इंसान को देखते हैं तो उसकी भलाई पर क्यों नहीं नज़र करते? आपको उसकी अच्छाई नज़र क्यों नहीं आती? आपको उसकी खूबियाँ नज़र क्यों नहीं आती? उसके अंदर खूबियाँ भी हैं, फिर आप उसके ऐब देखते हैं और उसके ऐबों पर बैठते हैं, फिर उसके ऐबों को उछालते हैं। अल्लाह ने सख्त मना किया। अब मसला यही है ना कि देखिए हमारे यहाँ ट्रेंड इतना गलत बनता जा रहा है और अक्सर औकात हम देख रहे होते हैं कि चाहे हम आपस में दोस्तों के साथ बैठे हों, एक दूसरे के कैरेक्टर्स पे सवाल उठाते हैं, सामने कोई आपका उससे ताल्लुक भी नहीं है आसिफ रसूल साहब, लेकिन बड़ा इंजॉय करते हैं इसको कि दूसरे की टांग खींची जाए, दूसरे के बारे में बात की जाए, नेगेटिविटी फैलाई जाए। ये ट्रेंड इतना क्यों बढ़ा और फिर खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह हम देख रहे होते हैं, तो क्यों आसिफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आप लोगों ने इनवाइट किया। हम देखते हैं कि जिस तरह इस वक्त ये जो मुआशरा है ना, जिस लेवल पे जिस तरक्की के लेवल पे हम खड़े हैं, उसमें इसका मतलब तालीम बड़ी आम है, इंफॉर्मेशन बड़ी आम है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आ गया। तो उसमें बहुत अजीब व गरीब जो चीज़ है जो हमारे माशरे में इस वक्त डेवलप हो रही है, वो है ये लोगों की किरदार कुशी करना। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ रखी हैं, बजाय इसके कि हम अपने ऊपर फोकस करें। जब हम दूसरों की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं तो यकीन माने ये इतना ज़्यादा, सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें एक्सप्लोर करने का कोई मौका दिया है, हम इस दुनिया में आए हैं, बजाय इसके कि हम अपनी वो क्वालिटीज़ एक्सप्लोर करें और अपनी कोई कंट्रीब्यूशन करें माशरे में अहम किरदार अदा करने के लिए, अगर हम सिर्फ इस रविश पे चल निकलते हैं कि हमें लोगों की तरफ देखें, हम देखें कि ये कितना बड़ा नुकसान है। सबसे पहले आपकी अपनी निगेशन के लिए चलें, उस शख्स के लिए तो बहुत वैसे ही नुकसानदेह है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसने अब जिस तरह हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, तो किरदार कुशी में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है। और उसका अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये सोशल मीडिया। इसके ऊपर मैं अभी से आपको एक रिसेंट वाक़या सुनाता हूँ। हमारे एक HOD हैं, उनका किसी बच्चे ने वैसे ही गलती से गलतफहमी हुई और उसने एक ट्वीट कर दिया कि मुझे इन्होंने क्लास में कहा कि ये हकलाता है, तुम तालीम छोड़ दो। उस बच्चे ने अपनी किसी कज़न को कहा और उसने एक ट्वीट कर दी। अब ट्वीट के ऊपर ये ट्रेंड बन गया और आप हैरान होगी कि उसके ऊपर ऋतिक रोशन ने भी आके कमेंट कर दिया और वो इतना ज़्यादा ट्रेंड ये आम हुआ पाकिस्तान में कि हर बंदे ने उस बेचारे को, वो एक शरीफ तरीन आदमी है, बहुत अच्छे 3 गोल्ड मेडल लिए हैं, स्टूडेंट से प्यार करने वाले हैं। और एंड पे एक अच्छी बात ये है कि उसी स्टूडेंट जिसने ट्वीट किया था उसने आके सॉरी की कि सर मुझसे गलती हो गई है और ये मैंने गलत, ये तो एक अच्छी बात हुई। लेकिन मुझे बताएं कि उनके घर वालों पे क्या गुजरी, उनकी सोसाइटी में। अब हर इंसान जो उनके पास आता है वो सबसे पहले पूछता है कि वो आपका क्या बना ट्विटर पे। अब देखिए साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है उस शख्स के लिए। मेरे ख्याल में ये हमारे यहाँ इस तरह अगर हम इस रविश को जारी रखेंगे तो सबसे ज्यादा दुनिया को तो हम नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा होता है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी को पहुंच रहा होता है। हम अपनी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, हम अपनी कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते अपने अंदर। अच्छा, बड़ा मसला हो रहा है कि एक तो जिसकी किरदार कशी हो रही है वो उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर ये जो करने वाले लोग हैं, मुशैद, सबसे पहले मैं तो इस पे बात करना चाहूंगी कि इनके दिमागों में क्या भरा हुआ होता है, इनके दिमागों में क्या है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, क्यों? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अब जितना ज़्यादा हम देखते हैं कि लोगों के लिए बहुत आसान है अपने बेनिफिट्स के लिए किसी पर भी कोई भी कीचड़ उछाल देना। किसी को भी जब कोई शख्स जो ये करता है, जो आपको लगता है कि जो इस चीज़ को स्टार्ट करता है, किसी की करेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट करता है या रूमर्स जनरेट करता है, वो शख्स कहीं ना कहीं उस शख्स से जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं अपने आप को इन्फीरियर समझता है। उसे लगता है कि वो फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत सी चीज़ों में लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है और उसको नुकसान पहुंचाकर वो अपने अंदर जो उसका एक कॉम्प्लेक्स है, वो अपनी ज़ात से मुतमईन नहीं है, उसको खुश करने की कोशिश करता है। और जब वो ये इकदाम कर देता है, सामने वाला इस वजह से सोशल आइसोलेशन का, लो सेल्फ इस्टीम का और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये है कि पहले लोगों को ये देखना चाहिए, जब भी जो भी शख्स ये चीज़ अटेम्प्ट करेगा तो उसी का किरदार पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है अपनी पर्सनैलिटी और अपनी लाइफ से, कि आप चाह रहे हैं कि सामने वाले को आप ऐसा नुकसान पहुँचाएँ अपने गोल्स अवेल करने के लिए। तो कभी आप सुने कोई किसी की किरदार कशी कर रहा है तो जिसके बारे में कर रहा है उसको भी चाहिए इफेक्ट ना हो,
बिल्कुल उसको टाइम पे छोड़ दिया जाए, और जितनी ज़्यादा आप सफाई देने की इस चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं उतने ज़्यादा आप इसके अंदर ड्रैग होते जाते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा मेच्योरली देखें, और ये भी देखें कि जो बात कर रहा है आया उसकी आपकी लाइफ में कितनी वर्थ है, और जो लोग उसकी बात को फ़ौरन मान लेते हैं वो भी आपके लिए हाई टाइम है ये सोचने के लिए कि आया ये मेरे दोस्त थे। अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स उस बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं तो अच्छी बात है। इस तरह से आपके साथ जो झूठे लोग अटैच होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं इस इंसिडेंट के साथ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली जो रियलिटी है वो बाहर आ ही जाती है। और एक और चीज़ जो है ये सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है, हमारे में ये होता है कि हम लोग इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते, डर रहे होते हैं, और स्पेशली हमारे पास जो केसेस आते हैं फीमेल्स के, उनको जो है ब्लैकमेलिंग और इन चीज़ों के अंदर ड्रैग किया जा रहा था यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, और वैसे भी आजकल एडिटर्स इतने आ चुके हैं पिक्चर्स के और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको बिल्कुल रिपोर्ट करें। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जहाँ तक एज़ पर माई नॉलेज, तो इसके ऊपर आप अपना जो है पहला स्टेप उठाएं, और डेफिनेटली जो भी लोग ये कर रहे हैं वो कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचते हैं। आपको ये बिलीव होना चाहिए, और आपका सेल्फ इस्टीम अगर हाई है तो यू कैन मैनेज ऑल दीज प्रॉब्लम, और इससे अगर आप इफेक्ट होकर आइसोलेशन का शिकार होते हैं तो फिर डेफिनेटली यू नीड सम कंसल्टेशन, और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो लोग इस तरह झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं नासिर साहब, उनके साथ क्या होता है? और फिर क्योंकि ये भी कहा गया ना इस्लाम में कि बगैर गवाहों के तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ तो लोग धड़ल्ले से जो है ना चीज़ें शेयर भी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू हो रही होती है। हमारे पॉलिटिशियंस को देखें कि जिस तरह का जो है ना वो ट्रेंड सेट करते हैं, जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की बातें वो इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप हमारे टीवी के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी जो नई नस्ल है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन चीज़ों पे काम करेगी और एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठाएगी। देखिए, दरअसल बात यह है कि हमें हर सूरत अपने तलबा को, अपने बच्चों को, अपनी कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराना होगा। ये जो सोशल मीडिया है, इसमें दुनिया में कहीं भी बैठा शख्स आपका पड़ोसी बन जाता है। लोग एक दूसरे के करीब आ गए ना, सोशलाइजेशन इस तरह की हो गई है कि लोगों का एक दूसरे से फासला नहीं रह गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक याद रखनी चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, मल्ला यअमनु जारहु बवाइकहु, फरमाया जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। अब अगर आपके किसी भी इंसान के शर से सोशल मीडिया के ज़रिए या वैसे अपने सोशल सर्कल के अंदर या अपने मोहल्ले में किसी की किरदार कुशी की गई, किसी पर करैक्टर असैसिनेशन, किसी के किरदार पर हमला किया, तो चाहिए कि दूसरे लोग उसकी सफाई के लिए आगे आएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। जिस शख्स ने दुनिया में किसी की परेशानी दूर की, दुनिया में किसी का दुख दूर किया, दुनिया में किसी की तकलीफ़ दूर की, फरमाया क़यामत के दिन जब कोई सहारा नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजह से उसके क़यामत के कुर्ब, क़यामत के दुख और क़यामत की परेशानियाँ दूर करेगा। वमन यासर अला मुसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, और जिसने किसी मुश्किल में पड़े शख्स की आसानी कर दी, इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, और जिसने किसी मोमिन की पर्दा पोशी की, उसकी कोई गलत बात उस तक पहुंच भी आई तो उसको छुपा लिया, क़यामत के दिन और इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान की पर्दा पोशी करेगा। हमें जो किरदार रखना चाहिए, हमारा जो अखलाक होना चाहिए, वो तो ये है कि हमें दूसरों की कोई गलत बात पता चल भी जाए तो उसको छुपा लिया जाए। ये जो आपने दूसरी बात की, सियासतदान एक दूसरे हम अपनी रूट से जुड़ेंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हमारे अपनी जिंदगियों के बल्कि मुआशरे के भी हल हो जाएंगे कि इस्लाम ने तो एक कहते हैं ना कि दीन कामिल है, हर चीज़ की मिसाल मौजूद है। साइमा हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद से हमें कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम सब मेहमानों को। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहती हैं साइमा? जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं इसी सिलसिले मुझे कॉल करने पे भी मैं मजबूर हो गई, क्योंकि अब मैं रोज़ आपका प्रोग्राम देखती हूँ, रेगुलर हूँ, लेकिन बस कॉल नहीं मिल पाती है अक्सर। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। तो सुना आपकी बात कि इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो, ये तो कोई नहीं देखता, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसे ही हुआ था। कुछ सुनी सुनाई बात, जो मेरे खुद के कजन थे, उन्होंने इतनी पहला जिससे मेरी काफी लाइफ डिस्टर्ब हुई थी।
तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस वक्त से गुजर चुकी हूँ। इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं अनसुनी बातों की वजह से, कोई बात होती नहीं, इसको फैलाना और इसको आगे तक पहुंचाना, इससे कितनी लाइफें तबाह हो रही है। तो सर ने भी इतनी अच्छी बात की, हदीस भी पढ़ी है कि इसमें इस्लाम में भी ये नहीं जायज़ है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सही है मुशैद। जब ये बात होती है, देखिए ना, खवातीन के साथ हमारे यहाँ, तो हम जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं वो तो एक अलग ही जो है ना वो सारी गुफ्तगू है, लेकिन हमारे यहाँ घरों में आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, कजिन्स, फूफा, चाचा, मामी, दादी, ये सारे लोग जो बातें जिस तरह की कह देते हैं किसी एक भी शख्स के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहू के बारे में, और उससे उनके पूरे पूरे घर तबाह हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चली जाती हैं, डिवोर्सेस हो जाती हैं। तो आप किसी के बारे में एक छोटी सी बात करके पूरी पूरी जिंदगियां तबाह कर देते हैं मुशैद। इसमें सिर्फ एक चीज़ है ना कि साइकोलॉजिकली अगर हम इस बात, किसी की बेटी के बारे में, किसी के बेटे के बारे में बात करने से पहले अगर आप उसको अपनी इमेजिनेशन में रिप्लेस करें, उसका फेस अपने किसी लव्ड वन के साथ, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बहन भाई के चेहरे के साथ, और फिर सोचें बात करने से पहले। कहते हैं ना, सोचो फिर बोलो। आप सोचें कि जो बात आप किसी के बारे में करने जा रहे हैं, क्या कोई अगर वही बात आपके लिए करे, आप पसंद करेंगे? अगर आपको लगे कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो कभी भी किसी के लिए मत करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया की तो अब तोहमत वाली चीज़ आई है। यू वुडंट बिलीव, इतने ज़्यादा केसेस आते हैं, डिवोर्स केसेस, जहाँ पर बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी चीज़ के लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर तोहमतें लगा दी जाती हैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए। प्रोफेशनल जेलसी के अंदर कोलीग्स जो हैं अच्छा देखते हैं किसी को परफॉर्म करते हुए, तो वो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ बातें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तक वो बातें पहुंचाते हैं, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा गैर इंसानी रवैया है, और जिन भी लोगों के अंदर ये आदात मौजूद हैं वो एक मरतबा, क्योंकि वो खुद विद इन देयर माइंड एंड देयर हार्ट्स दे नो कि उनके अंदर ये चीज़ है, तो हमारे तवसल से यही कहेंगे कि अपना थोड़ा सा काउंटर चेक तो अब हमें चूंकि यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस नुक्ते पे बढ़ेंगे कि हमें क्या करना और इनसे बचना कैसे है, और ये जो लोग करते हैं उनके साथ क्या होता है। क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जैसे कि अभी मुशैद ने भी कहा कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पर्सनल जो आगे पीछे लोग हैं, वर्क प्लेसेस पे हम देखते हैं कि एक जेलिसी का फैक्टर होता है, एक पोजीशन की जो है ना वो जो है वो पोजीशन पे पहुंचने के लिए लोग दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं ताकि वो गोल्स वो अचीव करें जो सामने वाला कर रहा है। तो ये जो जलन है, जो सारी चीजें हैं, उसकी वजह से जो लोग करते हैं, फिर बचना कैसे, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सो वेलकम बैक। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं लोग वो क्यों करते हैं, और फिर हम ये देख रहे थे कि पोजीशंस के लिए हमारी वर्क प्लेस के ऊपर अभी मैंने पॉलिटिशियंस का जिक्र किया था, आसिफ रसूल साहब के, जब ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाती हैं। फिर एक जेलसी का बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी की पोजीशन हासिल करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का काम मुतासर करने के लिए, पता नहीं अपनी ज़ात का रोब झाड़ने के लिए लोग दूसरों के बारे में गलत बातें कर देते हैं, फैला देते हैं। तो सोचते नहीं है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, आपका उससे लेने देना भी कुछ नहीं है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आसिफ साहब। ये एक हमारे माशरे में ना, अगर हम देखें तो तरबियत से अगर स्टार्ट करें ना, तो हमारे घरों में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा चूंकि डिस्कशन हो रही होती है, और बच्चे हर वक्त उसको ये देख रहे होते हैं कि बड़े जब बातें कर रहे हैं किसी के खिलाफ और गुमान का मतलब गुमान कर रहे हैं, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली बोतानों पे चले जाते हैं। तो एक कल्चर सा डेवलप हो गया जिसको ना कोई बुरा नहीं कहता। और दूसरा आप देखें कि मीडिया में भी शाम को कुछ हिजान खेजी पैदा हो जाती है, किसी एक कोई अगर एक्टर है, कोई सियासतदान है, कोई मुलाजिम है, तो इतनी हिजान के मतलब रेटिंग के चक्कर में कोई सोचता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें ये है कि एक तो ये है कि तरबियत के हवाले से ना माँ का बड़ा रोल है। अगर माँ अपने स्टार्टिंग में ये चीज़ बैन करे अपने घर में
कि नहीं। और दूसरा ये है कि उस्ताद का, जब उस्ताद अपनी क्लासेस में ये शुरू करेंगे कि बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़, यानी खुद उस्ताद नहीं करेगा और इसके ऊपर गाइड करेगा। तीसरा फिर ये आ जाता है जिस मेंबर का, कि जो हमारे आलिम हजरात हैं, अगर वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पोर्ट्रे करें। और फिर एक बड़ी मुश्किल बात इस तरह आप जो मुआशरे में मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम जब किसी महफिल में जाते हैं तो वहां पे हमेशा अगर ये जूसी डिस्कशन ऐड नहीं करेंगे, किसी की बातें ऐड नहीं करेंगे, किसी की मतलब पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे, तो मजा नहीं आएगा महफिल का। तो इसको हमें एक खत्म करना पड़ेगा, इस बुरी रविश को। और इसमें लोगों को आप मसलन लोग अक्सर ये समझते हैं, अपने दिल में बुरा कहते हैं। अब हमें दिल में बुरा नहीं कहना, हमने इसको रोकना है। और अगर हम खड़े हो जाएं तो एक बंदा अगर यही सोचे ना कि जो साइलेंट बैठा हुआ कि मैं अब क्या कर सकता हूं, अगर वो बोल पड़े तो यकीन माने ये इस बुराई का उधर खत्म हो सकता है और ये नेगेटिविटी वहां पे खत्म हो सकती है। तो हमें ये कुरान पाक में भी कहा गया है और कुरान पाक से तालीमात मिलती हैं कि जिसका मफहूम ये है कि अगर ऐसी कोई चीज किसी के बारे में चल पड़े तो आप इससे कता ताल्लुकी इख्तियार कर लें और हो तो इसका दिफा करें। अगर ज्यादा लोग नहीं भी हैं, कम भी दिफा पे आ जाते हैं ना, तो इसमें मुआशरे में ये बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है मिसबा करीम, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिमशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कहना चाहती है मिसबा? एक तो पहली बात तो ये कि मैं आपका शो जो है ना डेली देखती हूँ और बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं, मुझे कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। शुक्रिया। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और ये बहुत ही आजकल के अगर सोसाइटी के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन भी है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना किरदार कशी मतलब वो लोग करते हैं जिनकी परवरिश मतलब सही नहीं हुई भी होती। जो अच्छे घरानों के लोग होते हैं वो तो इस तरह से नहीं करते। पहली बात घर की हमारी तरबियत होती है, दूसरा जो है ना हमें जो है ना कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है ना आपका किरदार किस तरह से जो है ना अपना किरदार कैसा है, फिर आप दूसरों के बारे में बात करते हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप दूसरों के बारे में जो है ना कोई बुराई वगैरह इस तरह से करेंगे। और किरदार कशी मेरे ख्याल में वो लोग करते हैं जो जेलस होते हैं, हसद करते हैं। और हजरत अली का भी कॉल है कि जो लोग हसद करते हैं उनके लिए जलन काफी है, उनकी सजा तो यही हो गई कि वो जलते हैं दूसरों से। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मिसबा, आपने हमें कॉल किया। इमरान हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। मैं शेयर करना ये चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो एक मसला जो बड़ा दरपेश होता है कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आप जितना मर्जी काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, तो वो जो हमारे बॉसेस होते हैं उनके कान भरने में मसरूफ होते हैं। कोई ना कोई बात करना, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई शिकायत, बिला वजह की चीजें जो है वो बन रही होती हैं, क्रिएट हो रही होती हैं। तो ये जो हमारे रवैये हैं ये कब तक चल सकते हैं, कितना अरसा चलते हैं, इसकी लाइफ कितनी होती है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात करें। ठीक है, सही। तो सबसे पहले बात यही है कि मुशय्यद के जो कान के कच्चे लोग हैं और ख़ास तौर पर बॉसेस के इर्द गिर्द होते हैं जो कि बॉस को मजबूर कर देते हैं कि जनाब जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर रिलाई कर ले, क्योंकि अपना ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा कान भर भर के गेन कर चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और फिर आइडेंटिफाई कैसे आप कर सकते हैं कि यार ये बंदा मेरे इर्द गिर्द जो मौजूद है ये बात ठीक नहीं करता। आप बॉस का, अगर हम जो इमरान ने सवाल किया कि अगर 2000 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि हर बंदे के बारे में कि ऐसा है भी या नहीं है। सो क्या रोल आपका होना चाहिए मुशय्यद? बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पर जो है जो लोग बॉसेस बन गए हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना बड़ा रुतबा दे दिया है तो थोड़ा सा अपनी अकल को भी इस्तेमाल करें। और हर वक्त जो लोग आपकी चमचागिरी कर रहे हैं उनसे अगर आप इज्तनाब नहीं करते तो फिर शायद आपके अंदर भी कोई ना कोई कमियां मौजूद है और ये जो सीट आपने हासिल की है ये आपकी काबिलियत पे नहीं है। क्योंकि देखो जो काबिल शख्स होगा ना उसके पास करने के लिए बहुत काम होगा, ना कि वो इन गॉसिप्स और इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। ये एक पर्सनैलिटी फैक्टर है। हमारी पर्सनैलिटी टू वे होती है, एक आउटर डायमेंशन है और एक इनर डायमेंशन है। आउटर डायमेंशन में ये कि आप बस प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं बड़ी नेक, मैं बड़ी ऐसी, और एक इनर होता है जहां पर आप अपने बारे में जानते होते हैं कि आप अंदर से क्या हैं। तो जो हमारी ये वर्क प्लेस है यहाँ पर बहुत बुरा कल्चर है और इससे रिलेटेड अभी हम बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट करें। इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट कि यहाँ पर कंप्लेंट सेल होने चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी कोई राइट्स मिले, वो वहाँ पर अपने बात रख सकें कि ये जो हमारी एक है ना गॉसिप सेशंस वर्क प्लेस के ऊपर, ये बंद किया जाए। ठीक है नासिर साहब, ये घर की तरबियत कितनी मैटर करती है? घर में जो हम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं,
जो तरबियत माँ बाप बच्चों की करते हैं और फिर पूरा घर का ओवरऑल माहौल, ये चीज़ें आगाज़ तो वहीं से होता है। तो क्या करने की ज़रूरत है हमें अपने घरों में? देखिए रिमशा, हम ये बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इंसान बुनियादी तौर पर होता तो वही है जो बचपन से उसकी तरबियत ने उसको बना दिया होता है, और इंसान जिन चीज़ों को अपने सेलिएंट फीचर्स के तौर पर, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर, अपनी हैबिट्स के तौर पर अडॉप्ट कर चुका होता है, फिर वही कुछ आगे जाहिर करता है। किसी बर्तन में जो होगा वही बाहर निकलेगा। अब मैंने ये बात बिल्कुल आगाज़ में कही कि आपने जब किसी इंसान को जज करना है तो सामने वाले इंसान में लाजिमी तौर पर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अब अगर आपकी ये हैबिट बन चुकी है कि आप बुराई ही तलाश करते हैं, तो आप देखिए आप खुद क्या बन चुके हैं। इंसान दूसरों की अच्छाई को फैलाए, दूसरों की खूबियों को फैलाए, दूसरों के बारे में अच्छी बात मुआशरे में फैलाए। और जिन लोगों के बारे में मैं ये बात आज के इस प्रोग्राम की वसातत से ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी शख्स को इस तरह की मुसीबत का सामना है, किसी ने उसकी किरदार कुशी की, किसी ने उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बातें फैला दी जो हकीकत के मुताबिक नहीं है, या अगर इसकी कोई गलती थी, किसी के हाथ लग गई और उसने उसको फैला दिया, या अगर नहीं थी, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। दो चीज़ें होती है ना, या तो जिस चीज़ को आप फैला रहे हैं हकीकतन वो वजूद में आई भी है, और दूसरी चीज़ है कि वो वजूद में है ही नहीं। अगर तो उसका कोई वजूद ही नहीं, खुद से फैलाई, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। लेकिन जिस शख्स के ख़िलाफ़ ये हो गया जो परेशान है, मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आपके लिए ये मुश्किल है, लेकिन आप अल्लाह से तौबा करें। अगर आपसे गलती हो गई, लोगों की बातों की परवाह ना करें। अल्लाह अगर आपको इज़्ज़त देना चाहे, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, वो आपको ज़लील नहीं कर सकते। और जिस शख्स को अल्लाह इज़्ज़त छीनना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उसे इज़्ज़त देना चाहे तो उसे इज़्ज़त दे नहीं सकते। और चीज़ जो हमें आज के इस ज़माने में समझनी चाहिए, ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस की बार बार बात हो गई, तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान कोई एक पोजीशन ऐसी हासिल करना चाहता है जहाँ पर वो मुसलमानों के नफ़ा और नुकसान का ज़िम्मेदार बन सकता है, अगर किसी शख्स को उसकी कोई ऐसी ख़राबी मालूम है जिसकी बुनियाद पर वो जानता है कि ये शख्स पोजीशन पर आके मुसलमानों का नुकसान करेगा, तो उसकी ये ख़राबी अफशा कर देना, उसकी इस ख़राबी को लोगों के सामने बयान कर देना, ये किरदार कुशी नहीं है। लेकिन नीयत ये हो कि मुसलमानों को, आवाम को, मुल्क की पब्लिक को उसकी तकलीफ़ और उसके शर से बचाना है, तो इस सूरत में उसकी ये बात अगर बयान कर दे तो इसमें गुनाह नहीं है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी जी यहाँ हमारी सोसाइटी में जितना भी ये किरदार कशी और ये चीज़ फैलाई जाती है, वो ख्वाह किसी सियासतदान के बारे में, किसी लड़की या लड़के के बारे में हो, एंड में हम बड़ा जो है पोलाइटली कह देते हैं ये तो मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही में तुम्हें बताया है और मेरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं था। हमें ये भी देखना होगा कि जो शख्स ये बात कर रहा है वो इस्लाम के कौन से लेवल पे पहुंचता है, उसके बाद वो किसी के बारे में ऐसी बात करे। हर कोई शख्स की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कीचड़ उछालना और उसको पब्लिकली इंसल्ट करना किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं। और हमारा मुल्क तो काफरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की हमें तालीम देता है। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को बिल्कुल, अगर पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटीज़ हैं, एनीवन, हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करने का कोई हक नहीं है। हम उनके काम से रिलेटेड बात कर सकते हैं क्योंकि वी आर पेइंग देम ना, उनकी जॉब है, लेकिन उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे भी हैं। हर शख्स को उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स साइकोलॉजिकली उठाने पड़ते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं ख़ासतौर पर कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, हैरेसमेंट के लिए। तो अभी मुशय्यद ने भी कहा था कि जनाब लोग इनको रिपोर्ट नहीं करते, ऐसे केसेस को मंजर आम पर नहीं लाया जाता। लॉज मौजूद हैं, कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, FIA में भी केसेस जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ होगा कैसे और आपको इंसाफ कैसे मिल सकता है, या आप इन लोगों को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अम्मार जाफरी साहब मौजूद हैं जो कि साबिक AIG हैं साइबर क्राइम विंग के। वेलकम टू द शो। सो अम्मार जाफरी साहब, सबसे पहले तो यही बात कि एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मवाद शेयर कर दिया जाता है, हैरेसमेंट की जाती है, तो क्या तरीक़ाकार है कि जो ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर कैरेक्टर असैसिनेशन, हैरेसमेंट हो रही है, उससे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये काम पहले भी हो रहा था, लेकिन चूंकि ऑफलाइन हो रहा था और रियल वर्ल्ड में हो रहा था, इसलिए लोगों को उसका पता नहीं चलता था। गली मोहल्ले में छोटे मोटे इश्यूज थे। अब ये चूंकि ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए इसकी हाइप बहुत क्रिएट हो चुकी है।
इंटरनेट जो है इस वक्त वो एक मीडिया ऐसे ही। बन गया है बहुत बड़ा आपस में बात करने के लिए। इसकी पॉजिटिव साइड भी है, इसकी नेगेटिव साइड भी है। अब ये इसकी नेगेटिव साइड है इसकी कि लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, मसाइल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पैसे से पहले तो ये इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि ऑनलाइन जब भी कोई काम हो रहा हो तो हर एक को हर एक से बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं। एक बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है, शी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि वो अपने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस है वो कैसी रखे। कि जो आजकल जो कुछ भी अट्रैक्शन दे रही है सोशल मीडिया, ये लगती है बड़ी अच्छी है, हर चीज फेसबुक पे डालने वाली नहीं होती है, इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो हमें लोगों को समझाना है कि पहले अपनी सेटिंग खुद करें। अगर वो अपनी चीज पब्लिक कर रहे हैं तो फिर तो कोई भी दुनिया में कहीं भी उसको डाउनलोड करके उनको ब्लैकमेल कर सकता है। अपने जब आप फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो सेटिंग्स होती हैं बाकायदा, आप अपने लिमिटेड रख सकते हैं फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर। ये पहली बात तो ये होगी। तो उसी बात फर्ज कर लें आपको सबको वाक़या हो जाता है। अब उसका जो मुतल्लिका महकमा है वो NR3C FIA है। सबसे पहले आपने उनकी वेबसाइट पे जाके, जो कि www.nr3c.gov.pk है, मैं रिपीट कर दूं, www.nr3c.gov.pk, उस पर जाके ऑनलाइन फॉर्म है, उसमें आप बताएं कि जी आप कौन है। ज़ाहिर है अगर कोई बच्ची होगी तो उसका वालिद या भाई उसको कंप्लेंट करेगा, अपना ईमेल एड्रेस दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, तो वहाँ से आपको कॉल आएगी कॉल सेंटर से, या आपको एक मेल आएगी, उसमें ट्रैकिंग नंबर होगा, वो नोट कर लें। अब आपकी रजिस्टर हो गई आपकी शिकायत वहाँ पे, उसको आपने देखना है। अच्छा, अब वो इदारा क्या करता है, वो ज़ाहिर है आपकी कंप्लेंट के ऊपर आपको बुलाता है, बात करता है, आपसे एविडेंस लेता है, सेल फोन के एविडेंस लेता है, कौन कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये आपके करीब के लोग होते हैं, कि आपकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली के लोग होते हैं, जो जानते हैं आपकी लाइफ के बारे में। एक बात बताना बहुत जरूरी है आपके प्रोग्राम के जरिए कि जब भी कोई आपको हरास करेगा, पहले वो आप पे सोशल इंजीनियरिंग करेगा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? वो आपके व्यूज, वो आपके आइडियाज, वो आपकी पिक्चर्स, वो आपकी पूरी मालूमात अपने पास स्टोर करता है। अच्छा, नॉर्मली ये काम दो तरह के लोग करते हैं। एक तो वो जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, वो एक पूरी अंडरवर्ल्ड काम कर रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो एक पूरी अंडरवर्ल्ड पूरी दुनिया में काम कर रही है। वो देखते हैं कि ये कौन है, बच्चा है, बच्ची है, या कोई भी आदमी है, वो किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहेगा। अगर उसमें उनको गैप नजर आएगा तो फौरी तौर पर उसको फायदा उठाएंगे। तीसरी और सबसे आम बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को लॉज डालने चाहिए, लेकिन लॉज ऐसे आते हैं जो लोगों को कंफ्यूज मजीद कर देते हैं। जब भी कोई कानून आए, असेंबली में पास हो, सेनेट से अप्रूव हो, तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने कोई पाबंदी लगानी है तो उस पर एकेडमिक डिस्कशंस हो, थिंक टैंक्स बात करें, सोशल मीडिया बात करे, तब जाके चीजें की बेहतर हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि नए जमाने के इतने रूल्स हैं, इतने रेगुलेशंस हैं, इतने रास्ते बता दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके केसेस में कमी नहीं हो रही है। वजह क्या है? गैप कहाँ पर आ रहा है? जी, सबसे बड़ा गैप ये है, हमारी आबादी बढ़ रही है। हमारे बच्चे बच्चियां जो पहले नहीं निकलते थे घरों से, अब वो जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस के अंदर, वहां पे एक हाइप क्रिएट हो रही है। कि देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पत्थर के दौर के अंदर भी इंसान इन्हीं चक्रों में आ जाएगा। सिर्फ ये कि आबादियां कम थी, अब लोग ज्यादा हो गए, फिर उस वक्त इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रही थी, अब इंफॉर्मेशन दूसरे को पास हो रही है। तो सबसे बड़ा तो गैप ये है कि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, उस तरह लॉ एनफोर्समेंट के दायरे नहीं बढ़ रहे हैं। जो FIA का मुतल्लिका शोबा है, जब उसको मैं हेड कर रहा था तो वो जितना बड़ा था, अब उससे थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। देखिए, हर जुर्म की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस होती है। हमें अपनी पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, थाने की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। आप खुद सोचें, जब एक लड़की का वालिद या उसका कोई भाई एंटर होता है थाने के अंदर, तो जो फर्स्ट आदमी मिलता है वो कौन मिलता है? थाने का मुहर्रम मिलता है। उसको पता ही नहीं है कि फेसबुक पे जुर्म जो है वो कैसे होता है। वो कहते हैं तेरी कुड़ी फेसबुक पे गई क्यों सी? बात सही है उसकी, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि भाई बच्ची का अकाउंट है, उसको खुशी है जाने के लिए। यानी एक तरफ तो हम लोगों से कह रहे हैं कि जी गूगल करो, यूट्यूब देखो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन अर्निंग, ये भाई वो कैसे करेगा जब उसको देखेगा नहीं। या हम ऐसी बात कर रहे हैं कि एक आदमी भूखा है, उसका हमें खाना कह रहे हैं खाना मत खाओ, ऐसा नहीं होता। अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए, हर मीडिया कह रहा है कि जी ऑनलाइन अर्निंग करें, बच्चे नौकरियां नहीं मिल रही। एक तरफ हम उनको मौके फराहम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको ट्रेन नहीं कर रहे। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। जब आपका बच्चा घर से निकलता है, आप उससे कहते हैं कि बेटा अजनबी से बात नहीं करनी, कोई किसी की चीज लेके नहीं खानी, लेकिन जब वही बच्चा इंटरनेट पे बैठता है, जब लाखों मुजरिम उसको देख रहे होते हैं, हम उसे कोई एजुकेट नहीं करते हैं। तो ये इशू सिर्फ इस चीज का है।
सही बात है। तो अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर इतने मसाइल हैं और जहाँ पर हम तरबियत की बात करते हैं बार बार, तो सबसे पहले तो रूट कॉज ये है हैरेसमेंट्स, कैरेक्टर असैसिनेशन और फ्रॉड से बचने के लिए कि आप खुद आपकी पर्सनालिटी, अपने बच्चों की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि वो अच्छा बुरा समझ सकें, कोई ऐसी हरकत ना करें, इस तरह की वीडियोज़ अपने मोबाइल में सेव ना करें, ना बनाएं, ना तस्वीर शेयर करें, ना उनको मोबाइल्स में रखें, क्योंकि ये जब डाटा आपके मोबाइलों में, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मौजूद होगा तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो रास्ते मौजूद हैं, मदद लें, रिपोर्ट करें और लोगों को एजुकेट करें, ट्रेन करें कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया और ये सारे प्लेटफॉर्म्स। बहुत शुक्रिया अमार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सुबह सवेरे